रशियन रेवोल्यूशन ने दुनिया भर की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जार निकोलस की पत्नी जारीना अलेक्जेंड्रा के जर्मन ऑरिजिन्स, कैवलरी को जनता पर ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन खुद सोल्जर्स ने ही गोली चलाने से इनकार कर दिया। दोपहर तक बैटलशिप अरोरा ने विंटर पैलेस पर गोला बारूद बरसाए। मैग्नेटो गॉक्स जैसा मैसिव स्टील प्लांट सिर्फ 3 साल में बनाया गया। कंफ्यूजन बढ़ने लगा कि बोल्शेविक गवर्नमेंट असल में क्या रिप्रेजेंट करती है। द एज ऑफ सोशल चेंज। दोस्तों, 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और एशिया पर अपना असर दिखाया। पहले सोसाइटी में सिर्फ अरिस्टोक्रेट्स और चर्च का कंट्रोल था, पर अब फ्रीडम, इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स जैसे नए नए विचार उभरने लगे थे। ये आइडियाज सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहे बल्कि भारत तक भी पहुंचे, जहां राजा राम मोहन रॉय और हेनरी डेरोजियो जैसे विचारक इनके मायने समझने लगे। लेकिन दोस्तों, सबके नजरिए अलग अलग थे। कुछ लोग धीरे धीरे बदलाव चाहते थे, तो कुछ रातों रात रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसी पॉलिटिकल डिबेट से 3 नए विचार सामने आए: लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। साथ ही में इस दौरान नए नए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, जिसमें सोशलिज्म का सबसे बड़ा इंपैक्ट रहा। रशियन रेवोल्यूशन ने दुनिया भर की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और सोशलिज्म सिर्फ एक विचार से बढ़कर एक पावरफुल मूवमेंट बन गया। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। दोस्तों, 19th सेंचुरी यूरोप में सोसाइटी को बदलने के लिए कई अलग अलग आइडियोलॉजीज सामने आई। लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, ये 3 सोशल ग्रुप्स 3 अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि मानते थे। तो चलिए एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं। लिबरल्स, सोसाइटी के ये लोग एक ऐसा नेशन चाहते थे जो कि सेक्युलर हो, यानी सभी धर्मों को टॉलरेट करे। ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के भी पक्ष में थे, ताकि हर किसी को न्याय मिले। साथ ही में लिबरल्स ने डायनेस्टिक रूलर्स यानी कि उस समय के मोनार्की सिस्टम की अनकंट्रोल्ड पावर्स का भी विरोध किया। पर दोस्तों, लिबरल्स डेमोक्रेट्स नहीं थे, क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को नहीं मानते थे, जो कि हर सिटीजन को राइट टू वोट अलाउ करता था। ना ही ये लोग वुमेन को वोटिंग राइट्स देना चाहते थे। लिबरल सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग यानी कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन है उनको वोटिंग राइट्स देना चाहते थे। अब दोस्तों, बात करते हैं रेडिकल्स की। रेडिकल्स, सोसाइटी के ये लोग प्योर डेमोक्रेसी चाहते थे, मतलब एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें गवर्नमेंट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की चॉइस के हिसाब से बने। हर मैन एंड वुमेन को बिना किसी प्रॉपर्टी कंडीशन के वोटिंग राइट्स मिले। हालांकि ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के तो खिलाफ नहीं थे, पर जब प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में कंसंट्रेट हो जाए तो ये उसके सख्त खिलाफ थे। कंजर्वेटिव्स, ये लोग लिबरल्स और रेडिकल्स के सख्त खिलाफ थे। 18th सेंचुरी तक तो ये लोग सोसाइटी में चेंजेस लाने के आइडियाज के भी अगेंस्ट थे, पर 19th सेंचुरी तक आते आते ये समझने लगे कि सोसाइटी इवॉल्व होनी चाहिए। कंजर्वेटिव्स सडन चेंजेस के बजाय धीरे धीरे बदलाव देखना चाहते थे, बिना पुरानी ट्रेडिशंस तोड़े। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ये तीनों आइडियोलॉजीज और भी प्रोमिनेंट हो गईं और इन्होंने ही 19th सेंचुरी की पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स को शेप किया। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। 1800s एक ऐसा दौर था जब नए नए शहर बस रहे थे, इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, रेलवेज एक्सपेंड हो रही थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। लेकिन ये डेवलपमेंट सिर्फ सक्सेस का इंडिकेटर नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मैन, वुमेन और यहां तक कि चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज में ला खड़ा कर दिया, जहां उन्हें लंबे लंबे वर्किंग आवर्स के बावजूद बेहद ही कम वेजेस दी जाती थी। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी ही आम बात बन चुकी थी। तेजी से हो रहे अर्बनाइजेशन की वजह से पुअर हाउसिंग और सैनिटेशन जैसी दिक्कतें सामने आई। अब दोस्तों, इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन खुद लिबरल्स और रेडिकल्स ने ढूंढना चाहा। आयरॉनिकली ये लोग खुद उन इंडस्ट्रीज के ओनर थे
पर उनका मानना था कि पुअर्स को काम मिले और वेल्दी लोग बिना किसी रुकावट के बिजनेस करें, तभी समाज तरक्की करेगा। इस नई आइडियोलॉजी ने वर्कर्स को काफी अट्रैक्ट किया और इसी वजह से अर्ली 19th सेंचुरी तक ये वर्कर्स लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ जुड़ने लगे। उसी दौरान नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स यूरोप में चल रहे मोनार्की रूल के खिलाफ रिवॉल्यूशंस की तैयारी कर रहे थे ताकि अनकंट्रोल्ड पावर्स का अंत हो सके और ऐसे नए नेशंस बने जिसमें सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स हों। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया में रिवॉल्यूशंस की दस्तक सुनाई देने लगी। इटालियन नेशनलिस्ट गुइसेपी मज़ीनी ने इटालियन मोनार्की रूल के खिलाफ साजिश रची और आखिरकार इटली को आजादी दिलाई। इनके विचार दुनिया भर के नेशनलिस्ट के लिए प्रेरणा बने। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब तक हम कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी जो कि गवर्नमेंट, मोनार्की और डेमोक्रेसी के इश्यूज पर फोकस करती थी। वहीं सोशलिज्म एक अलग कहानी थी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक और सोशल विजन था जो कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर और उसके चलने के तरीके पर ध्यान देता था। 19th सेंचुरी तक यूरोप में सोशलिज्म एक नई और इम्पैक्टफुल आइडियोलॉजी के रूप में उभर रहा था। सोशलिस्ट का मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर्स सिर्फ अपने प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं, न कि उन लोगों पर जो कि असल में मेहनत करते हैं। उनका कहना था कि अगर प्रॉपर्टी इंडिविजुअल्स के बजाय पूरी सोसाइटी के हाथ में इक्वली होती तो सभी लोगों का भला होता, लेकिन अगर किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ही ना हो तो सोसाइटी चलेगी कैसे? दोस्तों, इस सवाल पर कई आइडियाज सामने आए। एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर रॉबर्ट ओवन ने कोऑपरेटिव कम्युनिटीज का आइडिया दिया, जिसमें लोग मिलकर प्रोडक्शन करें और प्रॉफिट को मेहनत के हिसाब से सभी के बीच बांट किया जाए। रॉबर्ट ने खुद यूएसए के इंडियाना में न्यू हार्मोनी नाम की एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई। फ्रांस के लुइस ब्लांक भी इस विचार से सहमत थे। उनका मानना था कि गवर्नमेंट को खुद इन कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा इम्पैक्ट कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने डाला। मार्क्स ने यूरोप की इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कैपिटलिस्ट कहा, जिसमें प्रॉफिट सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स कमाते हैं जबकि असल मेहनत वर्कर्स की होती है। उनका कहना था कि जब तक प्राइवेट ओनरशिप रहेगी वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा और इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वर्कर्स को खुद कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो करके एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी होगी जिसमें सारी प्रॉपर्टी सोसाइटी के कंट्रोल में हो, ना कि इंडिविजुअल्स के। मार्क्स ने इस विजन को कम्युनिज्म कहा। यह विचार सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं रहे बल्कि इन्होंने दुनिया भर की पॉलिटिक्स और मूवमेंट्स को प्रभावित किया। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। 1870s तक सोशलिस्ट आइडियाज यूरोप में तेजी से फैल चुके थे। इन्हीं आइडियाज को एकजुट करने के लिए सेकंड इंटरनेशनल नाम की एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसने अलग अलग देशों के सोशलिस्ट लोगों को यूनाइट करने और मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का जिम्मा उठाया। सोशलिज्म को सबसे बड़ा सपोर्ट वर्कर्स से मिला, जो कि जायज भी था क्योंकि आखिरकार ये आइडियोलॉजी मेनली वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ ही उभर कर आई थी। इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स ने कई सारी एसोसिएशंस बनाई जो कि अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल हेल्प देने के साथ साथ बेहतर वर्किंग कंडीशंस, वोटिंग राइट्स और लेस वर्किंग आवर्स की डिमांड को लेकर भी आवाज उठा रही थी। अब दोस्तों, जर्मनी में एक अनोखी चीज होती है। यहाँ जितनी भी सोशलिस्ट एसोसिएशंस थी वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ गई, जिससे SPD को पार्लियामेंट्री सीट्स जीतने में काफी मदद मिली। 1905 तक सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस ब्रिटेन और फ्रांस तक भी पहुंच गया। ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन दोस्तों, 1914 तक यूरोप के किसी भी देश में सोशलिस्ट लोग फुल गवर्नमेंट नहीं बना सके। हालांकि सोशलिस्ट लीडर्स पार्लियामेंट में मेंबर्स के तौर पर मौजूद थे और लेजिस्लेशन पर उनका इन्फ्लुएंस भी था, लेकिन एक्चुअल पावर कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स और लिबरल्स के हाथ में ही रही। एक बात क्लियर थी, सोशलिज्म अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स बन चुका था। द रशियन रेवोल्यूशन।
यूरोप के सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड देश रशिया में सोशलिस्ट आइडियाज ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। फरवरी 1917 है, रशिया से मोनार्की खत्म होती है और कुछ ही महीने बाद हुए फेमस अक्टूबर रेवोल्यूशन के जरिए सोशलिस्ट पावर में आ जाते हैं और अब रशिया सोशलिस्ट के कंट्रोल में था। दोस्तों, यह दोनों इवेंट्स ही मिलकर साथ में रशियन रेवोल्यूशन कहलाते हैं। पर ये रेवोल्यूशन आखिर हुआ क्यों, इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, साल 1917 से पहले रशिया में मोनार्की का कंट्रोल था, जिसमें गरीबी, इनइक्वालिटी और नए रिवॉल्यूशनरी आइडियाज तेजी से फैल रहे थे। रशियंस मोनार्की से डिससैटिस्फाइड थे और नए पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे थे। रशिया में यही कंडीशंस एक पुराने मोनार्की सिस्टम के अंत और एक नए सोशलिस्ट फ्यूचर की बुनियाद बनी। द रशियन एम्पायर इन 1914। साल 1914 में रशिया पर जार निकोलस II की एब्सोल्यूट हुकूमत थी। यह रशियन एम्पायर आज के फिनलैंड, लैटविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसका हिस्सा थे। रिलीजन एथनिसिटी की बात करें तो यहाँ पर रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी सबसे डोमिनेंट थी, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से आई थी। लेकिन एम्पायर में कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी रहते थे। एक इतना बड़ा और डाइवर्स एम्पायर होने के बावजूद रशिया ऑटोक्रेटिक रूल यानी मोनार्की के नीचे था। जार का एब्सोल्यूट कंट्रोल था और लोगों की आजादी लिमिटेड थी। कास्ट, रिलीजन और पॉलिटिकल डिवाइड ने इस एम्पायर को अंदर से कमजोर बना दिया, जो कि आगे चलकर एक बड़े रेवोल्यूशन का कारण बना। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। 20th सेंचुरी की शुरुआत तक रशिया की इकोनॉमी मेजरली एग्रीकल्चर बेस्ड थी। यहाँ 85% पॉपुलेशन किसानी करती थी, जो कि दूसरे यूरोपियन देशों के मुकाबले काफी ज्यादा था। रशिया ग्रेन्स का एक मेजर एक्सपोर्टर था, क्योंकि यहाँ के पीजेंट्स सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि मार्केट के लिए भी प्रोडक्शन करते थे। इंडस्ट्रीज सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को तक ही सीमित थी। ज्यादातर प्रोडक्शन स्मॉल वर्कशॉप्स और क्राफ्ट्समैन के द्वारा होता था, लेकिन कुछ बड़ी फैक्ट्रीज भी एग्जिस्ट करती थी। 1890s के दौरान रेलवे एक्सपेंशन से रशियन इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिला, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया और आयरन स्टील आउटपुट 4 गुना तक पहुंच गया। और 1900s तक फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। रशिया की ज्यादातर इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के कंट्रोल में थी, यानी कि कैपिटलिस्ट डोमिनेट कर रहे थे। हालांकि रशियन सरकार बड़ी फैक्ट्रीज को मॉनिटर तो करती थी ताकि मिनिमम वेजेस और वर्किंग आवर्स मेंटेन हो सकें, लेकिन एफर्ट्स के बावजूद वायलेशंस पूरी तरह नहीं रुक पाते। फैक्ट्री वर्कर्स का शिफ्ट 10 से 12 घंटे होता था, लेकिन स्मॉल वर्कशॉप्स में यह 15 घंटे तक भी जा सकता था। लिविंग कंडीशंस इनकंसिस्टेंट थी। कुछ लोग डॉर्मेटरीज में रहते थे तो कुछ छोटी छोटी रूम्स में गुजारा करते थे। दोस्तों, रशिया में वर्कर्स के बीच डिवीजन देखा गया। कुछ वर्कर्स अब भी विलेजेस से जुड़े थे तो कुछ सिटीज में परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे। वर्कर्स के स्किल्स के बेसिस पर भी एक हायरार्की बनी थी। मेटल वर्कर्स अपने आप को अरिस्टोक्रेट्स ऑफ वर्कर्स मानते थे, क्योंकि उनका काम ज्यादा ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज डिमांड करता था। साल 1914 तक रशियन वुमेन वर्क फोर्स का 31% हिस्सा थी, लेकिन फिर भी उनको मेन के मुकाबले काफी कम वेजेस मिलती थी। लेकिन दोस्तों, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जब भी किसी वर्कर को वर्किंग कंडीशंस या वेजेस को लेकर समस्या होती, तब वर्कर्स एक साथ यूनाइट होकर स्ट्राइक्स करते थे। साल 1896-97 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और 1902 में मेटल इंडस्ट्री में बड़ी स्ट्राइक्स देखी गईं। अब बात करते हैं रशिया के कंट्री साइड की, तो ज्यादातर जमीन खुद पीजेंट्स ही कल्टीवेट करते थे, लेकिन बड़ी जमीनें नोबेलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च के कंट्रोल में ही थी। दोस्तों, रशियन पीजेंट्स और यूरोपियन पीजेंट्स में एक बड़ा अंतर था। सभी रशियन पीजेंट्स अपनी अपनी जमीनें मिलकर पूल करते थे और फिर उनका कम्यून, जिसे मीर बोला जाता था, वो जमीन को डिस्ट्रीब्यूट करता था, यानी कि किसको कितनी जमीन मिलेगी। रशियन पीजेंट्स काफी रिलीजियस थे, लेकिन वो नोबेलिटी की रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते थे। ये चीज फ्रांस के पीजेंट्स के तुलना में एकदम अपोजिट थी,
जैसा कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि फ्रेंच पीजेंट्स नोबल्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ रशियन पीजेंट्स लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ खड़े थे। कई जगहों पर रशियन पीजेंट्स ने रेंट तक देने से इनकार कर दिया और लैंडलॉर्ड्स को मार तक दिया। 1902 में साउथ रशिया में ये मास लेवल पर देखा गया, जो कि 1905 तक हर जगह फैल गया। ये इकोनॉमिक और सोशल टेंशन्स ही आगे चलकर रशियन रेवोल्यूशन के बड़े रीजंस बने। सोशलिज्म इन रशिया। दोस्तों, साल 1914 से पहले रशिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लीगल नहीं थी। जार निकोलस ने सबको इलीगल करार कर दिया था। इस वजह से सोशलिस्ट मूवमेंट्स अंडरग्राउंड ही ऑपरेट कर रहे थे। साल 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी, जो कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज को फॉलो करती थी, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेलेंस और स्ट्रिक्ट पॉलिसिंग की वजह से ये पार्टी भी इलीगल तरीके से काम करने पर मजबूर थी। इस पार्टी ने एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया, वर्कर्स को मोबिलाइज किया और स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज की। दोस्तों, कुछ रशियन सोशलिस्ट का मानना था कि रशिया के पीजेंट्स नेचुरली ही सोशलिस्ट हैं, मतलब अनजाने में ही सही, पर वो सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। पर कैसे? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि रशिया में जमीन पीरियोडिकली डिवाइड होती थी उनके कम्यून मीर के द्वारा। इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि वर्कर्स के बजाय रशियन पीजेंट्स ही रेवोल्यूशन की मेन फोर्स बनेंगे, जिससे रशिया को एक सोशलिस्ट देश बनने में दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले कम समय भी लगेगा। और फिर इसी वजह से 19th सेंचुरी के दौरान रशियन सोशलिस्ट एक्टिविस्ट कंट्री साइड में पीजेंट्स के बीच काफी एक्टिव रहे। साल 1900 में इन्हीं आइडियाज पर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनी, जो कि पीजेंट्स के राइट्स के लिए लड़ रही थी। उनका मेन एजेंडा था कि नोबेलिटी के पास जो लैंड है वो पीजेंट्स को मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये जो दो सोशलिस्ट पार्टीज रशिया में बनी थी, खुद उनके बीच पीजेंट्स के रोल को लेकर डिसएग्रीमेंट था। व्लादिमीर लेनिन, जो कि एक सोशल डेमोक्रेट थे, उनका मानना था कि पीजेंट्स एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ पीजेंट्स गरीब हैं, कुछ अमीर, कुछ लेबरर्स हैं, तो कुछ जमीन ओन करने वाले कैपिटलिस्ट। इस वजह से वो एक सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते, ऐसा लेनिन का मानना था। यही नहीं, खुद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी को लेकर काफी डिफरेंसेस देखे जा रहे थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक ग्रुप को लीड कर रहे थे। उनका मानना था कि जार निकोलस के कंट्रोल वाले रशिया में एक डिसिप्लिन्ड और छोटी लेकिन डेडिकेटेड पार्टी होनी चाहिए, जो अपने मेंबर्स को कंट्रोल करे, यानी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर फोकस करना चाहिए। वहीं पार्टी के अंदर मौजूद दूसरे ग्रुप मेंशेविक्स का मानना था कि पार्टी जर्मनी के मॉडल पर चलनी चाहिए, जिसमें सबको शामिल होने की आजादी हो। ये आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस ही आगे चलकर रशियन सोशलिस्ट मूवमेंट को दो अलग रास्तों पर ले गए। A turbulent time, the 1905 revolution। दोस्तों, रशिया एक ऑटोक्रेसी थी, जिसमें जार की पावर किसी भी पार्लियामेंट से सीमित नहीं थी, जबकि उस समय तक यूरोप के ज्यादातर देश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुके थे, यानी वहां राजा तो था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के अंदर ही एक्ट कर सकता था। लेकिन रशिया में अब तक सारी पावर्स जार कंट्रोल कर रहा था। रशियन लिबरल्स इस सिस्टम को बदलने के लिए कैंपेन्स कर रहे थे। सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज भी इनसे जुड़े और 1905 के रेवोल्यूशन के दौरान पीजेंट्स और वर्कर्स के साथ मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। रशियन एम्पायर के अलग अलग रीजन से भी इन्हें काफी सपोर्ट मिला, जैसे पोलैंड के नेशनलिस्ट और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के ज़ाडिस्ट, जो कि एक मॉडर्न इस्लामिक सोसाइटी चाहते थे। 1904 का साल रशियन वर्कर्स के लिए बेहद बुरा रहा। इसेंशियल गुड्स की प्राइसेस तेजी से बढ़ गईं, जिसकी वजह से रियल वेजेस तकरीबन 20% से गिर गईं। इसलिए हताश रशियन वर्कर्स अब तेजी से वर्कर्स एसोसिएशंस में शामिल होने लगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक इनफेमस इंसिडेंट देखने को मिला। पुटिलोव आयरन वर्क्स के 4 वर्कर्स, जो कि साल 1904 में बनी असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के मेंबर्स भी थे, उनको फैक्ट्री से निकाले जाने पर रशिया का पूरा वर्कर समाज भड़क उठा और यूनाइट हो गया। अगले कुछ ही दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज्यादा वर्कर्स ने स्ट्राइक्स कर दी और एक पीसफुल मार्च ऑर्गेनाइज किया। उनकी मांगे कुछ इस प्रकार थी
पहली, वर्किंग आवर्स सिर्फ 8 घंटे तक किए जाएं, वेजेस इंक्रीज की जाए और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। दोस्तों, इसी बीच वर्कर्स का एक प्रोसेशन जिसको फादर गैपोन लीड कर रहे थे, ये जब विंटर पैलेस पहुंचा तो पुलिस और कोसैक सोल्जर्स ने उन पर बेरहमी से अटैक कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा वर्कर्स की मौत हो गई और 300 से ज्यादा घायल हो गए। ये इंसिडेंट ब्लडी संडे के नाम से जाना गया और यही 1905 के रेवोल्यूशन का ट्रिगर पॉइंट बना। ब्लडी संडे के बाद पूरे देश में स्ट्राइक्स शुरू हो गईं, यूनिवर्सिटीज बंद हो गईं, स्टूडेंट्स ने भी सिविल लिबर्टीज की कमी को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ने यूनियन ऑफ यूनियंस बना लिया और जार निकोलस से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड की। रेवोल्यूशन के प्रेशर में आकर जार ने एक इलेक्टेड पार्लियामेंट यानी ड्यूमा बनने की मंजूरी दे दी। अब दोस्तों, 1905 के बाद वर्कर्स के द्वारा बनाई गई ज्यादातर यूनियंस और कमेटीज को इलीगल करार कर दिया गया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर भी सख्त रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गईं। और जब इसके जवाब में ड्यूमा ने जार को क्वेश्चन किया तो उसने पहली ड्यूमा 75 डेज में और दूसरी ड्यूमा को सिर्फ 3 महीने में डिसमिस कर दिया और इसी के साथ नए वोटिंग लॉज बनाकर जार ने ड्यूमा की सीट्स को कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस से भर दिया ताकि कोई भी उसकी पावर को चैलेंज या क्वेश्चन ना कर सके। 1905 के रेवोल्यूशन के बाद भी जार की पावर बरकरार रही, लेकिन रशियंस के अंदर गुस्सा और रेवोल्यूशन की भावना और भी स्ट्रांग हो चुकी थी। ये घटनाएं आने वाले समय में रशिया में एक और बड़े रेवोल्यूशन की नींव बनने वाली थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। साल 1914 में यूरोप की 2 बड़ी अलायंसेस के बीच युद्ध छिड़ गया। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की सेंट्रल पावर्स थे, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया यानी अलाइड पावर्स थे। हर एक देश का एक अपना ग्लोबल एम्पायर था। इस वजह से ये वॉर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गई, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में जाना गया। शुरुआती सालों में रशियंस ने इस वॉर और जार को काफी सपोर्ट किया, इतना कि रशियंस ने अपने शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्रेड कर दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था और जर्मनी के खिलाफ ही युद्ध चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, रशियंस का सपोर्ट भी कम होता गया, क्योंकि जार निकोलस ने ड्यूमा की मेन पॉलिटिकल पार्टीज से एडवाइस लेना बंद कर दिया था। रशियंस के बीच एंटी जर्मन भावना भी बढ़ने लगी, जिसका एक एग्जाम्पल सेंट पीटर्सबर्ग की रीनेमिंग था। जार निकोलस की पत्नी जारीना अलेक्जेंड्रा के जर्मन ओरिजिन्स और उनके कंट्रोवर्शियल और पुअर एडवाइजर मॉन्क रासपुतीन की वजह से भी मोनार्की की आलोचना बढ़ने लगी। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पर अलग अलग तरीके से लड़ा गया। वेस्टर्न फ्रंट पर आर्मीज ट्रेंचेस बनाकर लड़ रही थी, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट पर जमीन पर मूवमेंट ज्यादा थी और बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज हुई। रशिया की आर्मी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से 1914 से 1916 के बीच कई जंग हार गई और सिर्फ 1917 तक 7 मिलियन से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए या फिर घायल हो गए। जब रशियन आर्मी पीछे हटी तो उन्होंने क्रॉप्स और बिल्डिंग्स खुद ही तबाह कर दिए ताकि दुश्मन वहां तक टिक ना सके। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ और रशिया के अंदर ही 3 मिलियन से ज्यादा लोग रेफ्यूजीज बन गए। इस हालत ने गवर्नमेंट और जार निकोलस को बदनाम कर दिया और अब तो सोल्जर्स भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वर्ल्ड वॉर 1 का असर रशियन इकोनॉमी पर बेहद बुरा पड़ा। रशिया के पास पहले ही लिमिटेड इंडस्ट्रीज थीं और अब बाल्टिक सी पर जर्मनी के कंट्रोल आ जाने की वजह से रशिया दूसरे इंडस्ट्रियल सप्लायर से भी कट ऑफ हो गया। रशिया के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स यूरोप के बाकी देशों के तुलना में जल्दी खराब होने लगे। 1916 तक रेलवेज भी ब्रोक डाउन होने लगी। वॉर के लिए हेल्दी और यंग आदमियों को रिक्रूट किया गया, जिस वजह से काम करने वालों यानी कि वर्क फोर्स की कमी हो गई और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो कि जरूरी सामान बनाती थीं वो बंद होने लगी। आर्मी के लिए फूड सप्लाईज जाने की वजह से सिटीज में खाने की कमी पड़ गई और ब्रेड और फ्लावर जैसी बेसिक चीजें भी मिलना मुश्किल हो गईं। 1916 की सर्दियों तक हालात इतने खराब हो गए कि सिर्फ ब्रेड तक के लिए लोगों के बीच क्लैशेस देखे गए।
द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। साल 1917 की सर्दियों में पेट्रोग्रेड शहर की हालत बेहद खराब थी। इस सिटी का लेआउट ही जनता के बीच एक डिवीजन को दर्शाता था। ये है नेवा रिवर। इस नदी के राइट बैंक पर वर्कर्स की बस्तियां और फैक्ट्रीज थीं, जबकि लेफ्ट बैंक पर फैशनेबल एरियाज, विंटर पैलेस और ड्यूमा की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थीं। अब दोस्तों, फरवरी 1917 तक हालात और बिगड़ गए। वर्कर्स के इलाकों में फूड शॉर्टेजेस होने लगी, मौसम भी बेहद ठंडा था, तेज बर्फ गिर रही थी और हर जगह सर्दी का असर था। अब दोस्तों, ड्यूमा के वो मेंबर्स जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बनाए रखना चाहते थे, वो जार निकोलस के ड्यूमा डिसमिस करने के फैसले से नाराज थे। 22 फरवरी 1917 है, राइट बैंक की तरफ एक फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया, जिसके जवाब में अगले दिन 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने स्ट्राइक्स कर दी। कई फैक्ट्रीज में इस आंदोलन की अगुवाई महिलाओं ने की। इसी वजह से इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में याद किया जाने लगा। वर्कर्स फैक्ट्रीज के क्वार्टर्स से निकलकर पेट्रोग्रेड के सेंट्रल एरिया नेवेस्की प्रोस्पेक्ट की तरफ कदम बढ़ाने लगे। हैरानी की बात यह थी, इस वक्त तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोन्स्ट्रेशंस को एक्टिवली लीड नहीं कर रही थी। जैसे ही वर्कर्स ने फैशनेबल एरियाज और सरकारी बिल्डिंग्स को घेरना शुरू किया, जार ने कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन 24 और 25 फरवरी को लोग फिर से सड़कों पर आ गए और उन पर नजर रखने के लिए सरकार ने पुलिस और कैवलरी को तैनात कर दिया। 25 फरवरी 1917 है, संडे के दिन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट यानी डूमा को ही सस्पेंड कर दिया, जिसे देखकर जार के खुद के पॉलिटिशियन सपोर्टर्स भी खुद उसके विरोध में उतर आए। 26 फरवरी को डेमोन्स्ट्रेशंस और भी तेजी से बढ़ने लगे और लोग फिर सड़कों पर उतर आए। 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमले देखे गए। लोग ब्रेड, वेजेस, बेहतर वर्किंग आवर्स और डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। सरकार ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए कैवलरी को जनता पर ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन खुद सोल्जर्स ने ही गोली चलाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, वर्कर्स के साथ साथ सोल्जर्स भी अब राजा से परेशान हो चुके थे, इसलिए उसी शाम ड्यूमा बिल्डिंग के अंदर वर्कर्स और सोल्जर्स साथ मिलकर एक नई काउंसिल या सोवियत बनाते हैं, जिसको पेट्रोग्रेड सोवियत के नाम से जाना गया। अगले ही दिन एक डेलीगेशन जार से मिलने जा पहुंची। इस पर जार के मिलिट्री कमांडर्स ने उसको सलाह दी कि वो अब अपनी सत्ता त्याग दे, यानी अपने पद से रिजाइन कर दे। जार ने ऐसा ही किया और 2 मार्च को रिजाइन कर दिया। पेट्रोग्रेड सोवियत और ड्यूमा के लीडर्स ने साथ मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, जो अब रशिया पर कंट्रोल करेगी और अब से रशिया के अंदर सारे डिसीजंस एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू लिए जाएंगे, जो कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के आधार पर बनी थी। तो दोस्तों, इस तरह फरवरी रेवोल्यूशन ने रशिया में से मोनार्की का अंत कर दिया। आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन के बाद बनी प्रोविजनल गवर्नमेंट पर आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का काफी इन्फ्लुएंस था। पब्लिक मीटिंग्स पर लगी पाबंदी हटा दी गई और पेट्रोग्रेड सोवियत जैसी ही कई यूनियंस जगह जगह बनने लगी। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन अपने एग्जाइल से वापस रशिया लौटता है और आते ही उसने प्रोविजनल गवर्नमेंट के सामने 3 डिमांड्स रखी। पहली, वर्ल्ड वॉर 1 तुरंत बंद हो, पीजेंट्स को जमीन मिले और बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए। यही उसकी अप्रैल थीसिस थी। लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रखने पर भी जोर दिया। दोस्तों, लेनिन को प्रोविजनल गवर्नमेंट पर शक था कि वो आगे चलकर कहीं वर्कर्स के लिए मुसीबत ना बन जाए और इसीलिए लेनिन सोवियत्स को पावर में लाना चाहता था। पहले कुछ बोल्शेविक लीडर्स लेनिन की डिमांड्स और विचारों से सहमत नहीं थे, पर जल्द ही उनका नजरिया बदल गया। 1917 की समर्स में वर्कर्स का मूवमेंट तेजी से फैल रहा था। फैक्ट्री वर्कर्स ने अपनी कमेटीज बनाकर इंडस्ट्रियलिस्ट को चैलेंज करना शुरू कर दिया। ट्रेड यूनियंस हर जगह उभरने लगे और खुद आर्मी में भी सोल्जर्स कमेटीज तैयार होने लगी। जून मंथ तक 500 सोवियत्स ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स में भेज दिए थे। दोस्तों, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर कम होती जा रही थी और बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। घबराकर गवर्नमेंट ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। वर्कर्स को फैक्ट्रीज चलाने पर रोका जाने लगा, कई लीडर्स को अरेस्ट किया गया
जिसके जवाब में जुलाई 1917 में बोल्शेविक्स के द्वारा लार्ज डेमोन्स्ट्रेशंस देखी गईं। कई बोल्शेविक लीडर्स छिपने या फिर देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ कंट्री साइड में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी जमीन का दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन चाहते थे, जिसके चलते लैंड कमेटीज बनती हैं और जुलाई से सितंबर 1917 के बीच पीजेंट्स ने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की जमीनें जबरदस्ती कब्जे में लेनी शुरू कर दी। रेवोल्यूशन अब रुकने वाला नहीं था। द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच तनाव बढ़ता गया, लेनिन का डर भी गहरा होता गया। उसे डर था कि कहीं ये प्रोविजनल गवर्नमेंट रशिया में डिक्टेटरशिप ना एस्टैब्लिश कर ले। इसी डर से सितंबर 1917 में लेनिन ने सरकार के खिलाफ विद्रोह की तैयारी शुरू कर दी और अपने सपोर्टर्स, जो कि आर्मी, सोवियट्स और फैक्ट्रीज में थे, उनको यूनाइट करना शुरू कर दिया। 16 अक्टूबर 1917 है, लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को एक साथ मिलकर एक रेवोल्यूशन के लिए राजी कर लिया। लियोन ट्रोट्स्की की अगुवाई में मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनी, जो कि रिवॉल्यूशन को ऑर्गेनाइज कर रही थी। पूरी तैयारी एकदम सीक्रेट रही गई। 24 अक्टूबर 1917 है, अपराइजिंग शुरू हो चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने हालात बिगड़ते देख ही शहर छोड़ दिया ताकि वो और ट्रूप्स इकट्ठे कर सकें। सुबह होते ही सरकार के वफादार सोल्जर्स ने 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को सीज कर लिया और विंटर पैलेस की सिक्योरिटी बढ़ा दी। लेकिन मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। गवर्नमेंट ऑफिसेस पर कब्जा करने और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया। दोपहर तक बैटलशिप अरोरा ने विंटर पैलेस पर गोला बारूद बरसाए और बोट्स नेवा रिवर से गुजरती हुई मिलिट्री पॉइंट्स पर कब्जा करती गईं। रात होते होते पूरा पेट्रोग्रेड रिवॉल्यूशनरी कमेटी के कंट्रोल में आ चुका था और मिनिस्टर्स सरेंडर कर चुके थे। इसके तुरंत बाद पेट्रोग्रेड में हुई एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की मीटिंग में ज्यादातर लोगों ने बोल्शेविक को सपोर्ट किया और उनके द्वारा किए गए एक्शंस को जायज ठहराया। देखते ही देखते रशिया के दूसरे शहरों में भी अपराइजिंग्स होने लगे। मॉस्को में भी भारी क्लैशेस हुई, लेकिन दिसंबर तक बोल्शेविक्स ने मॉस्को पेट्रोग्रेड रीजन पर पूरा कंट्रोल बना लिया। व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। दोस्तों, अब पावर में बोल्शेविक्स आ चुके थे, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के सख्त खिलाफ थे। नवंबर 1917 में इन्होंने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, मतलब सरकार ने पूरा कंट्रोल ले लिया। लैंड यानी जमीन को सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया, जिससे पीजेंट्स को नोबेलिटी की जमीनें जब्त करने की आजादी मिल गई। सिटीज में बड़े घरों को फैमिली साइज के मुताबिक डिवाइड किया गया और अरिस्टोक्रेसी के टाइटल्स खत्म कर दिए गए। 1918 में एक क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें सोवियत हैट बुडियोनोवका को नए सिस्टम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। पर दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट आ जाता है। नवंबर 1917 में हुए कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली इलेक्शंस में बोल्शेविक्स मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाते और जनवरी 1918 में असेंबली उनके रिफॉर्म्स रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद लेनिन ने पूरी असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। असेंबली पुराने सिस्टम का हिस्सा थी, इसलिए मैंने उसे हटाया, जबकि नई पार्लियामेंट में ही असली डेमोक्रेसी थी। मार्च 1918 पॉलिटिकल अपोजिशन के बावजूद बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ ब्रीस्ट-लिटोव्स्क ट्रीटी साइन करके शांति समझौता कर लिया और दोस्तों, कुछ ही सालों में बोल्शेविक्स रशिया की इकलौती पॉलिटिकल पार्टी बन गई, जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स के इलेक्शंस में हिस्सा ले रही थी, जो कि अब रशिया की पार्लियामेंट बन चुकी थी। यानी रशिया अब एक वन पार्टी स्टेट बन चुका था। ट्रेड यूनियंस को पार्टी के कंट्रोल में रखा गया और सीक्रेट पुलिस जैसे कि चेका, ओजीपीयू, एनकेवीडी एटसेट्रा का यूज किया जाने लगा, ताकि जो भी सरकार को क्रिटिसाइज करे उसे पनिश किया जा सके। शुरू में कई यंग आर्टिस्ट और राइटर्स बोल्शेविक्स की सोशलिस्ट सोच से प्रेरित हुए, लेकिन धीरे धीरे उनकी सेंसरशिप पॉलिसी से निराश होने लगे। द सिविल वॉर। जब बोल्शेविक्स ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया तो रशियन आर्मी बिखरने लगी। ज्यादातर सोल्जर्स, जो कि पीजेंट्स थे, वे अपने गांव वापस जाना चाहते थे ताकि जमीन बंटने की प्रोसेस में शामिल हो सकें। इस वजह से कई लोग आर्मी छोड़कर चले गए।
दूसरी तरफ नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स और मोनार्की सपोर्टर्स ने बोल्शेविक्स के खिलाफ साउथ रशिया में अपनी एक अलग आर्मी बनाई। साल 1918 और 1919 के दौरान ग्रीन्स यानी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज और व्हाइट्स यानी प्रोजारिस्ट ने रशियन एम्पायर के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। व्हाइट्स को फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि दोस्तों ये सभी देश सोशलिज्म के बढ़ने से बेहद चिंतित है। इसी बीच बोल्शेविक्स और इन्हीं आर्मीज के बीच एक सिविल वॉर भड़क गई, जिससे रशिया में लूटपाट, डकैती और फैमाइन जैसी चीजें कॉमन हो गई। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स व्हाइट्स ने रशियन पीजेंट के साथ बेहद ही गलत बर्ताव किया, जिन्हें हाल ही में लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। इस वजह से इन एंटी बोल्शेविक आर्मीज को आम लोगों का सपोर्ट नहीं मिल सका और जनवरी 1920 तक बोल्शेविक्स ने रशियन एम्पायर के मोस्ट एरियाज पर कंट्रोल जमा लिया। नॉन रशियन नेशनैलिटीज और मुस्लिम जैडिस्ट ने इसमें काफी कोऑपरेट किया, लेकिन ये कोऑपरेशन हर जगह काम नहीं आया। सेंट्रल एशिया के खीवा रीजन में बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ने लोकल नेशनलिस्ट्स को मार गिराया, ये एक्सक्यूज देकर कि हम सोशलिज्म को डिफेंड कर रहे हैं। कंफ्यूजन बढ़ने लगा कि बोल्शेविक गवर्नमेंट असल में क्या रिप्रेजेंट करती है। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए दिसंबर 1922 में पुराने रशियन एम्पायर को सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें नॉन रशियन नेशनैलिटीज को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई, पर कुछ पॉलिसीज जबरदस्ती भी थोपी गईं, जैसे नोमैडिक लाइफस्टाइल को डिस्करेज करना, जो अलग अलग नेशनैलिटीज को जीतने की कोशिश में रुकावट बना। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। दोस्तों, सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। पीजेंट्स को वही जमीन कल्टीवेट करने की परमिशन मिली जो अब सोशलाइज्ड हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर जबरदस्ती ली गई जमीनों को कलेक्टिव फार्मिंग का एक मॉडल दिखाने के लिए यूज किया गया। इकोनॉमी को सिस्टमैटिकली डेवलप करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ऑफिशियल्स ने एनालाइज किया कि इकोनॉमी कैसे चलेगी और हर 5 साल के टारगेट्स सेट किए। इसी फ्रेमवर्क के अंदर रशिया में 5 ईयर प्लान्स शुरू किए गए। पहले 2 5 ईयर्स के दौरान रशियन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए प्राइजेस फिक्स कर दिए। इस सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने लगी। 1929 से 1933 के बीच ऑयल, कोल और स्टील प्रोडक्शन 100% तक बढ़ गया, यानी डबल हो गया। नई फैक्ट्रीज, टाउन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बने। मैग्नेटोगॉक्स जैसा मैसिव स्टील प्लांट सिर्फ 3 साल में बनाया गया, लेकिन वर्कर्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करना पड़ा। पूरी तरह डेवलप होने से पहले ही वर्कर्स को ऐसे क्वार्टर्स में शिफ्ट किया गया जिसमें बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं थी। सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर भी लोगों को बाहर जाकर टॉयलेट यूज करना पड़ता था। नई सोसाइटी के लिए सोशल रिफॉर्म्स भी लाए गए। एजुकेशन एक्सपेंड की गई। पीजेंट्स और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए यूनिवर्सिटीज एक्सेसिबल बनाई गई। वुमेन वर्कर्स के बच्चों के लिए क्रैचेस यानी डे केयर सेंटर्स खुले और अफोर्डेबल पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड की गई। वर्कर्स के लिए भी मॉडल लिविंग क्वार्टर्स डिजाइन किए गए। लेकिन दोस्तों, रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से सोशलिस्ट सिस्टम हर जगह इफिशिएंटली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। दोस्तों, 1927-1928 तक सोवियत टाउन्स में ग्रेन्स की एक्यूट शॉर्टेज होने लगी। गवर्नमेंट ने पीजेंट्स को एक फिक्स्ड प्राइस पर ग्रेन्स बेचने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जोसेफ स्टालिन, जो कि लेनिन की डेथ के बाद बोल्शेविक पार्टी का लीडर बना, इसे एक बड़ी समस्या मान रहा था। उसका मानना था कि अमीर पीजेंट्स और ग्रेन ट्रेडर्स जानबूझकर स्टॉक्स छुपा रहे हैं, यानी ग्रेन्स की होर्डिंग कर रहे हैं ताकि प्राइसेस बढ़ने पर बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। इस स्पेकुलेशन को रोकने के लिए स्टालिन ने इमरजेंसी मेजर्स इंप्लीमेंट किए। 1928 में पार्टी मेंबर्स को रशिया के ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में भेजा गया, जहां से उन्होंने जबरदस्ती ग्रेन कलेक्ट किया और पीजेंट्स के घरों पर रेड्स करी। लेकिन दोस्तों, फिर भी ग्रेन शॉर्टेज की दिक्कत खत्म नहीं हुई। स्टालिन का कहना था कि स्मॉल साइज फार्म्स पर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज नहीं हो सकती, इसलिए इंडस्ट्रियल स्टाइल फार्मिंग के लिए लार्ज स्टेट कंट्रोल फार्म्स की जरूरत थी। 1929 से स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया।
जिसमें पीजेंट्स को कॉलखोज यानी कलेक्टिव फार्म्स में काम करने के लिए फोर्स किया गया। उनकी लैंड और फार्मिंग टूल्स कलेक्टिव फार्म्स के अंडर आ गए और फार्मिंग से होने वाला प्रॉफिट सभी में शेयर किया जाता था। लेकिन रशियन पीजेंट्स ने इसका विरोध किया, अपने ही लाइफ स्टॉक जिंदा मार दिए ताकि गवर्नमेंट उनका कंट्रोल ना ले सके। इसी वजह से 1929 से 1931 के बीच कैटल पॉपुलेशन 1/3 तक गिर गई। सरकार का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाने लगी, कई लोगों को एग्जाइल में भेजा गया। और दोस्तों, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के बावजूद रशिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिर गई। 1930 से 1933 के बीच हुए बैड हार्वेस्ट की वजह से सोवियत हिस्ट्री का एक सबसे भयानक फैमाइन पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द USSR। दोस्तों, रशियन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट सिर्फ रशिया तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में सोशलिज्म के आइडियाज को नया बूस्ट मिला। यूरोप की कई सोशलिस्ट पार्टीज बोल्शेविक्स के रूल से फुल्ली एग्री नहीं करती थी, लेकिन एक वर्कर्स स्टेट का आइडिया दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर कर रहा था। कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज बनी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और बोल्शेविक्स ने कॉलोनीज में ऑपरेस्ड लोगों को अपने मॉडल को फॉलो करने के लिए एनकरेज किया। 1920 में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट और कॉमिनटर्न एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें दुनिया भर की प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज शामिल थी। USSR ने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट भी स्टार्ट की, जिसमें कई नॉन रशियन लोग ट्रेनिंग लेने आए। वर्ल्ड वॉर 2 तक सोवियत यूनियन सोशलिज्म का एक ग्लोबल फेस बन चुका था, लेकिन 1950s तक यह क्लियर हो गया कि USSR का गवर्नेंस सिस्टम रशियन रेवोल्यूशन के असली आइडियल्स से काफी हट चुका था। USSR एक सुपर पावर बन चुका था, लेकिन ये सब स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल और रिप्रेशन से अचीव किया गया था। 20th सेंचुरी के एंड तक USSR की सोशलिस्ट पावर की इमेज वीक होने लगी थी, लेकिन सोशलिज्म के आइडियाज अलग अलग देशों में नए नए तरीकों से अडेप्ट किए जा रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये डॉक्यूमेंट्री कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ और जानते हैं कुछ इन डेप्थ।